जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कर सकते हैं। इसका व्याख्या अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, तो देख रहे थे क्या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे किस तरह नियुक्त किया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, तो उस समय वो राष्ट्रपति अपने मन से किसी वरिष्ठ को चुनते थे। लेकिन 1973 और 77 में ऐसा नहीं होने के कारण बहुत बड़ा बवाल हो गया था। 1973 में आप लोग नाम सुने ही होंगे, जो पढ़ते लिखते होंगे, केशवानंद वाद विवाद। 1973 की बात है, जिसमें 13 सबसे बड़े जज की कमेटी बनी थी। अभी तक में सबसे बड़े जज की कमेटी 13 जजों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें 7 जज एक तरफ थे और 6 जज एक तरफ थे। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि इस समय जो है एक जूनियर जज को CJI बना दिया गया था, तो उसके जो ऊपर जो सीनियर, वो लोग त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, 3 ऐसे यानी कि सीनियर जज थे जो त्यागपत्र दे दिए थे। ये बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ था। तो इसी के लिए 1993 में आया था, 1993 में आया था कॉलेजियम। ठीक है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ही राष्ट्रपति को दिया जाएगा कि वरिष्ठतम का पद चुन के भेजा जाएगा, तो वहाँ से चुनाया जाता था। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी जब आए थे, तो उस समय लाए थे NJAC, नेशनल जज अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया। भारत में पहला ऐसा था कि जिसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद भी संविधान विधेयक नहीं बन पाया, और इसे यानी कि रद्द कर दिया गया। अभी फ़िलहाल जो वर्तमान में चल रहा है MOP, मोमेंडेबल ऑफ प्रोसीजर, इसी के तहत अभी भारत के CJI का नियुक्ति होता है। CJI का नियुक्ति होता है MOP के तहत, मोमेंडेबल ऑफ प्रोसीजर। ये 2018 पे लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 2018 पे। इसके तहत प्रथम जज जो चुनाए गए थे रंजन गोगोई। कौन चुनाए थे? रंजन गोगोई। ठीक है, ये भारत के 46 CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मॉप के बारे में देखेंगे कि मॉप है क्या है। मॉप, ठीक है, इसमें किस तरह यानी कि जज की नियुक्ति होता है देखेंगे। CJI, उसके नीचे होगा विधि मंत्रालय, उसके नीचे होंगे PM, उसके बाद होंगे राष्ट्रपति। समझिएगा, कोई भी चीफ जस्टिस अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर रहा हो, जैसे 65 के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ता है कोई भी जज को, तो जैसे ही रिटायर, इसका डेट पता ही रहता है। जिस दिन ये शपथ लेता है उस दिन से उसका रिटायरमेंट का डेट तय रहता है कि फलने तारीख को ये रिटायर करेंगे। तो उससे पहले विधि मंत्रालय द्वारा जो है चीफ जस्टिस से अनुरोध किया जाता है कि आपके कार्यकाल तो अब ख़त्म होने वाले हैं, तो आपके जगह में आपके जज यानी कि जो और एक कितना होता है भारत में 34 जज होते हैं, 33 + 1 34 होते हैं। यानी कि आपका तो कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, आपके बदले इन 33 में से कौन CJI बनेगा। ठीक है, ये आप मुझे बताइए। ये विधि मंत्रालय पूछते हैं CJI से। ठीक है, तो CJI जो है, इसके पास जो रहता है वरिष्ठतम
जज, उसमें से किसी एक को सीजीआई के पद के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो विधि मंत्रालय पूछते हैं सीजीआई वर्तमान सीजीआई को, वर्तमान जो अभी है, जिसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, वो पूछते हैं उनसे, फिर वो किसी एक का नाम जज करते हैं और फिर विधि मंत्रालय प्रधानमंत्री को बताते हैं कि हाँ वहाँ से ए नाम का सिफारिश आया है। फिर ए नाम का जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को बताया जाता है कि आप फलने आदमी को राष्ट्रपति का यानी कि सीजीआई का शपथ दिलाइए। न्यू, ये सीजीआई जो है न्यू वाले हैं। ठीक है, जो वर्तमान में थे उससे अनुरोध कौन करेंगे? विधि मंत्रालय करेंगे कि हाँ इस आदमी को आप शपथ दिलवा, यानी कि अगले सीजीआई बनाइए। तो फिर विधि मंत्रालय प्रधानमंत्री को, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आदेश देते हैं कि उसे आप न्यू सीजीआई के रूप में शपथ दिलाइए। ठीक है, ये था यानी कि सीजीआई चुनने पर। अब हमेशा सीजीआई में जो जज होते हैं ये 33, तो इसमें रिटायर होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब जो मुख्य जज यानी कि जज हैं वो सीजीआई बन के ही रिटायर होते हैं, ऐसा नहीं है। जिसका 65 साल उम्र पूरेगा वो रिटायर करेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे सीजीआई, ठीक है, जब कोई रिटायर करने वाला हो तो सीजीआई को पता रहता है। तो यहाँ पे सीजीआई जो है मंत्रालय, विधि मंत्रालय को बोलते हैं कि मुझे कुछ जज की आवश्यकता है, यानी कि 2, 4, 5 जितना हो यहाँ से, मेरे यहाँ से जाने वाला है। तो ये विधि मंत्रालय को बोलते हैं। विधि मंत्रालय ये जांच में जुटे रहते हैं कि कौन से उच्च हाई कोर्ट के, जो हाई कोर्ट के ही जज आते हैं इसमें, ये वकील करने वाले जो बताए थे, तो वो देखते हैं कि कौन से जज जो हैं 25 हाई कोर्ट में से वो देखते हैं कि किसका कार्यकाल अच्छा रहा है, किसका फैसला परिपक्व नहीं होता है, कौन बड़े बड़े फैसले को आसानी से हल किए हैं। तो इस तरह से चुन के विधि मंत्रालय फिर भेजते हैं प्रधानमंत्री को जांच करके। ठीक है, पीएम को भेजते हैं, पीएम फिर उस नाम को राष्ट्रपति को भेजते हैं, फिर राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाते हैं जज के रूप में, चीफ जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या समझ रहे हैं कि पहले विधि मंत्रालय सीजीआई को देता है जब सीजीआई रिटायर करने वाले रहते हैं, यहाँ पे ये पूछा जाता है। लेकिन जब कोई अन्य जज की यानी कि समय पूरने वाला रहता है तो वहाँ पे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विधि मंत्रालय से बोलते हैं कि मुझे कुछ जज की ज़रूरत है। तो वो फिर छानबीन करके कुछ नाम को लेते हैं और प्रधानमंत्री को भेजते हैं, प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति से शपथ दिलवाते हैं। तो मॉप यही थे। गूगल में जाके देखिएगा तो बहुत जटिल तरह से समझाया गया है, लेकिन मेन जो है यही है। मेन क्या है? यही सीजीआई का जब नियुक्ति होगा तो उसमें विधि मंत्रालय सीजीआई से पूछेगा, लेकिन अन्य जज की बात होगी तो सीजीआई विधि मंत्रालय से पूछेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सीजीआई अगर जज कम रहेगा तो सीजीआई के ऊपर काम का लोड बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास स्टाफ ही यानी जज ही नहीं रहे हैं तो फैसला करेंगे कौन? तो इसीलिए वो विधि मंत्रालय से ऐसा पूछते हैं। जैसा अभी बताया कि ये 2018 में लागू हुआ था। इसके द्वारा प्रथम यानी कि जो चुना गया था, रंजन गोगोई चुने गए थे। ठीक है, और 46 में थे सीजीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये थे सीजीआई नियुक्त करने की विधि। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं या हाई कोर्ट के जज को किस तरह हटाया जा सकता है। हटाने की विधि, हटाने के विधि या नियम। किसको हटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या अन्य हो सकता है उसको, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य जज हैं उसे मुख्य जज
यहाँ पे हाँ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई अन्य जज दोनों हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो हैं मुख्य जज का सिर्फ हटाने की विधि है। मुख्य जज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज जो 34 होते हैं और हाई कोर्ट के जो मुख्य जज हैं सिर्फ उसे। ठीक है, तो हटाने का विधि क्या है देखेंगे। पहला तो आता है आधार, किस आधार पे आप हटा रहे हैं। ठीक है, आधार। और दूसरा होता है प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया। ठीक है, आधार क्या हो सकता है, आधार क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। तो कहता है कि अगर आप साबित कर देते हैं, साबित कर देते हैं कदाचार, कदाचार यानी कि अच्छा आचरण ना हो, तो अगर साबित आप कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को आप हटा सकते हैं। दूसरा कहता है अक्षमता, अक्षमता, क्षमता मतलब कैपेसिटी और अक्षमता मतलब अनकैपेसिटी, यानी कि क्षमता ना हो, क्या रूप से, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। शारीरिक, मानसिक या शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से। ठीक है, क्या कर रहा है, आप अगर साबित कर दिए कि जो सीजेआई है या फिर कोई भी जज है वो कदाचार करते हैं, ठीक है, या मानसिक रूप से वो यानी कि क्षमता नहीं है उसे कोई डिसीजन लेने के, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं, तो इस तरह से आप उसे हटा सकते हैं दो रूप से। ठीक है, मुख्यतः दो रूप से, और क्षमता के आधार पर या कदाचार के आधार पर। अब हटाने का प्रक्रिया क्या है, हटाने का प्रक्रिया देखेंगे। अगर आप लोकसभा, ठीक है, एलएस लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, अगर ये आप प्रक्रिया कहाँ ला रहे हैं, अगर आप ये प्रक्रिया लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 एमपी का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप ये राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 एमपी का सिग्नेचर चाहिए। और में है, ये नहीं कि दोनों में, लोकसभा में ला रहे हैं तो ये चाहिए, राज्यसभा में ला रहे हैं तो ये चाहिए। पहले जैसे आप लाते हैं तो यानी कि जैसे आप नोटिस बनाते हैं कि इसके खिलाफ लाना है तो 100 लोकसभा के 100 सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए अगर आप लोकसभा में ला रहे हैं। अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा के 50 सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष आप इसे सौंपेंगे पत्र, और राज्यसभा में अगर ला रहे हैं तो राज्यसभा का जो सभापति है, सभापति उसे सौंपेंगे। अब यहाँ पर अध्यक्ष चाहे तो इसे स्वीकार कर सकता है, अन्यथा नहीं भी कर सकता है। राज्यसभा भी स्वीकार कर सकता है, अन्यथा नहीं भी कर सकता। अगर राज्यसभा स्वीकार कर लिए और यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष भी स्वीकार कर लिए तो ये एक 3 सदस्य का समिति बनाता है, 3 सदस्य का समिति बनाता है। ठीक है, ये भी 3 सदस्य का समिति बनाता है। अब इसमें होगा कौन, इसमें होगा पहला सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, जज मतलब दोनों हो सकता है, सीजेआई या अन्य जज। ठीक है, इसीलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज लिखे हैं। दूसरा लिखे हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज,
यहाँ पे हाई कोर्ट का मुख्य जज की बात कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कोई भी जज चलेगा, CJI या अन्य जज कोई भी चलेगा। तीसरा क्या कहता है, बहुत बड़ा विधि का ज्ञाता हो, यानी कानून वाला हो, जानने वाला हो। तो ऑडिटी जर्नल से ज़्यादा भारत में महान न्यायवादी से बड़ा कोई वकील, भारत का सबसे बड़ा वकील वही होता है, महान न्यायवादी। ठीक है, तो ये 3 आदमी का कमेटी बनेगा। इधर भी वही रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, इधर भी सेम रहेगा। इधर भी वही सेम रहेगा। अब ये तीनों जो हैं, जो सदस्य हैं, ये तीनों मिलकर जिस जज के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया है उसे चेक करेगा। अगर सही में ऐसा है और इधर राष्ट्रपति, अगर ऐसा है, अगर माना गया कि ये सही में कदाचार करते हैं जज, या फिर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, तो ये तीनों मिलकर फैसला लेंगे। फिर ये अगर लोकसभा से गया है तो अध्यक्ष जो है, जो जज हैं, उसे नोटिस भेजेगा 14 दिन पहले कि आप लोकसभा में आइए, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे बात है। जज खुद आ सकते हैं या जज अपने द्वारा किसी वरिष्ठ वकील को यहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ पे वाद विवाद होगा। ठीक है, यहाँ पे बहस चलेगा। अगर जज अपने आप को सही साबित नहीं कर पाता है तो यहाँ पे अगर अपने आप को साबित नहीं कर पाता है और लोकसभा के 2/3 सदस्य अगर वो साबित कर भी दे, लेकिन 2/3 सदस्य, इसे कहते हैं यानी कि विशेष बहुमत, अगर इससे पारित कर देता है, नहीं दिखाई दे रहा, देखेंगे अब यहाँ से, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर लोकसभा और राज्यसभा, अगर लोकसभा के 2/3 सदस्य, इसे कहते हैं विशेष बहुमत द्वारा, जो मुख्य जज थे उसके खिलाफ अगर फैसला कर दे कि नहीं ये गलत है, तो यहाँ से पारित माना जाएगा। ये कुछ भी बोले, इसका बात यहाँ जो जज आएंगे हैं या उसके वकील आएंगे, कुछ भी बोलेगा वो मान्य नहीं होगा। फिर ये जाएंगे राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में भी 2/3 सदस्य हाँ बोल दिए, मान लिया कि राष्ट्रपति यानी कि CJI सही ही हो, लेकिन यहाँ से भी 2/3, या इसे विशेष बहुमत कहते हैं, इसके द्वारा अगर ये पारित हो गया तो उस जज को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। उसे कोई नहीं बचा सकता है। एक बार ये हुआ था 1991-92 में। अभी तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज यानी CJI के खिलाफ कि ऐसा भावना अभी तक कि ऐसा महाभियोग, जिसे महाभियोग नहीं बोल सकते हैं, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होगा, राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होगा और किसी के लिए भी प्रयोग नहीं होगा। महाभियोग शब्द महामहिम राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होगा। लेकिन एक अधिनियम आया था, अन्याधीश जांच अधिनियम, ये आया था 1968 में। इसके तहत एक संसद में लाया गया था विचार। उसके तहत बोला गया कि यानी कि जो CJI जज को हटाने का जो विधि होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए, उसे न्यायाधीश जज अधिनियम 1968 द्वारा ये परिभाषित किया गया कि महाभियोग तो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन महाभियोग जैसे प्रक्रिया
महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, मुख्य जज को हटाया जा सकता है। यह अधिनियम 1968 में आया, लेकिन इससे पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज, मुख्य जज को किस तरह हटाया जा सकता है। सिर्फ वर्णन था कि हटाया जा सकता है मूल संविधान में। लेकिन संविधान लागू होने के 18 साल बाद एक अधिनियम लाया गया संसद द्वारा, और ये अधिनियम के तहत ही राष्ट्रपति में जो वियोग लगता है, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जैसे महाभियोग में होता है उस टाइप की प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि अगर दोनों में से 2/3 लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 से अगर पारित हो गया तो वह जज गलती करे चाहे ना करे उसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही खेल हुआ था 1991-92 में। केरल के एक वकील थे जिनका नाम था रामास्वामी। ठीक है, इसे दुर्व्यवहार, कदाचार के रूप में साबित कर दिया था राज्यसभा में। राज्यसभा ये मैक्सिमम जो लाया जाता है ना, ये जो देख रहे हैं प्रक्रिया, ये मैक्सिमम राज्यसभा में ही लाया जाता है। जितना भी टाइम होता है राज्यसभा में लाया जाता है। रामास्वामी के खिलाफ एक प्रक्रिया लाया गया था। राज्यसभा में 2/3 सदस्य पारित भी हो गया था। इसमें 50 से सदस्य का सिग्नेचर मांगता है, इसमें 67 सदस्य सिग्नेचर कर दिए थे। लेकिन लोकसभा में ये पारित नहीं हो पाया था। अगर लोकसभा में पारित हो जाता तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता। लोकसभा में पारित नहीं हुआ था क्योंकि जो कांग्रेस थे वो वहाँ पे वोट किए ही नहीं थे, वो अलग हो गए थे। तो वहाँ पे 2/3 से पास नहीं हो पाए, जिसके कारण इसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ा। ठीक है, इसी तरह एक मामला आया था 2009 में कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य जज के खिलाफ। ठीक है, इसी तरह के एक आए थे कलकत्ता के हाई कोर्ट जिसका नाम था स्वामी मित्र सेन। जिसका नाम क्या था? स्वामी मित्र सेन। ठीक है, स्वामी मित्र सेन जो ये कोलकाता के हाई कोर्ट के जज थे, मुख्य जज, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पारित हो चुका था। यानी कि लोकसभा राज्यसभा से 50 यानी कि पारित हो चुका था, और ये खुद अपने पैरवी करने के लिए राज्यसभा में आए थे खुद। लेकिन राज्यसभा में 2/3 सदस्य इस द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसका बात तो माना नहीं। आइए, जैसे ही लोकसभा में जाता इससे पहले ही इसने इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर यानी कि इस तरह का अगर आरोप लगता है पक्षपात का, तो ये बहुत ही खतरनाक है किसी भी लोकतंत्र देश में, क्योंकि न्यायपालिका सबसे स्वतंत्र माना जाता है। ये किसी के दबाव में नहीं आता। अगर सबसे ऊपर माना जाता है, इसके द्वारा एक बोले गए शब्द कानून बन जाता है। अगर इनमें भी बेईमानी, धोखाधड़ी ये सब शब्द आते हैं तब तो उस देश की लोकतंत्र तो बहुत खतरे में है। तो इस टाइप का अगर किसी भी जज के खिलाफ अगर महाभियोग या हटाने की प्रक्रिया अगर लगता है तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है उस देश के लिए। और विदेशों में ये बात को बड़े ध्यान से देखा जाता है, और उस देश की जो है जो क्या कहते हैं इज्जत प्रतिष्ठा वो कम माना जाता है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया दीपक मिश्रा जो 45वें जज थे, 45 CJI थे, CJI, इसके खिलाफ लाया गया था। ठीक है, और ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था। राज्यसभा में इसमें 50 सदस्य के जगह में 67 जगह सिग्नेचर भी कर दिए थे। लेकिन उस समय राज्यसभा के सभापति थे M वेंकैया नायडू, इसको निरस्त कर दिया। यानी कि 3 कमेटी सदस्य तक बात भी नहीं गई और इसे यहीं पे निरस्त कर दिया गया कि ये चीज़ गलत है। नहीं तो ये बहुत ही बड़ा भारत के लिए अभिशाप साबित हो जाता। दीपक
दीपक मिश्रा के खिलाफ, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगने वाली थी, लेकिन एम वेंकैया नायडू जो उस समय उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति थे, उसने इसे खारिज कर दिया। बोला ये चीज़ गलत है, ये ऐसा हो नहीं सकता। और वो दीपक मिश्रा बच गए। 45 में CGI थे भारत के। तो किसी भी देश के लिए अगर सबसे बड़े पद पर बैठे हुए अगर इस तरह का अगर होता है तो ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है कि तब विश्वास करे तो करे किस पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह हटाया जा सकते हैं। अगले क्लास में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या होता है और कार्य क्षेत्र क्या होता है, कहाँ कहाँ ये कार्य कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलेंगे अगले क्लास में।